अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 3 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। 15 से 16 मिनट की इस वीडियो में आपको शानदार खबरें देखने में मिलेंगी। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 2000 लाइक्स का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। बहीरे रूम के इलाकों का तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तुर्की की यूनान को बड़ी धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ यूनान को ख़बरदार करते हुए एक बार फिर कहा है कि वो मशरिक़े बहीरे रूम में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से मुज़ाकरात करे, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। इस्तांबुल में एक अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो समझ जाएंगे कि तुर्की में गैर इखलाकी नक्शों और दस्तावेज़ात को फाड़ने की सियासी, माशी और फ़ौजी ताकत मौजूद है। तुर्क सदर का इशारा मशरिक़े बहीरे रूम के उन इलाकों की तरफ था जिन्हें यूनान और कब्रस ने अपना खसूसी माशी समंदरी जोन करार दे रखा है। खित्ते में अपने मसाबती दावों के दिफा के लिए तमाम फरीकैन ने वहाँ बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज तैनात कर रखी है। सदर एर्दोगान का मज़ीद कहना था कि वह या तो सियासत और सफारतकारी की ज़बान को समझें या फिर मैदान में तकलीफ दे तजर्बात के लिए तैयार रहें। तुर्की और तुर्क अवाम हम हर मुमकिन नतीजे के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने कहा था कि यूनान और तुर्की के फौजी अफसरान ने किसी भी मुसल्लह हादसे से बचने के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। तुर्की बहीरे रूम के मशरकी मुतनाज़े इलाके में गैस के ज़खायर तलाश कर रहा है, जबकि यूनान इस इलाके में अपनी मलकियत करार देता है। तुर्की ने यूनान पर समंदरी वसाइल का गैर मुनसिफाना हिस्सा छीनने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि यूनान और कब्रस तुर्की की तरफ से गैस के ज़खायर की तलाश को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। यही वजह है कि बहीरे एजियन और मशरिक़े बहीरे रोम में यूनान और तुर्की के लड़ाका पायलटों के मबैन इश्तियाल अंगेजी में मुनाफा इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता माह तुर्की और यूनान के 2 बहरी जहाज़ भी आपस में टकराए थे, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन बहरी जहाज़ों को हल्का नुकसान पहुंचा था। यूरोपीय यूनियन इस मामले में यूनान और कब्रस के साथ है और तुर्की को मुमकिना पाबंदियों की धमकी भी दे चुकी है। यूरोपीय यूनियन के 2 ताकतवर मुल्कों में से एक फ्रांस खुलकर यूनान का साथ दे रहा है, जबकि जर्मनी सालसी की कोशिशों में मसरूफ़ है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए। दुनिया का सबसे ऊंचा डैम बनाने की तैयारियां। चीन ने भारत को गर्दन से पकड़ लिया। चीन ने तिब्बत में दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर एक बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन की तरफ से इस बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तजवीज़ 14वें 5 साला प्लान का हिस्सा बना दी गई, जिस पर आइंदा साल से अमल दरामद शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डैम की तामीर का टास्क चीनी कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को दिया गया है। कंपनी के चेयरमैन जेन सियोंग का कहना था कि चीन दरियाए सालिंग ज़ेंगपो दरियाए ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत में मकामी नाम पर डैम बनाएगा, जिससे न सिर्फ हमारे पानी और बिजली की ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि यह डैम मुल्की सिक्योरिटी के एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। जियोंग का कहना था कि यह डैम अपनी नौइयत का मुनफरिद डैम होगा, जिसका चीन की हाइड्रो पावर इंडस्ट्री में कोई सानी नहीं है। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब ने इसराइली जहाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इसराइली मीडिया का दावा।
اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کیے گئے دعوے کے مطابق سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات جانے والی اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس اجازت کے تحت اسرائیل کو 4 دن کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے فی الحال اس کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے بہت بڑی خبر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین تنظیم G20 میں شامل ملک کا JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اعلان۔ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے بڑی خبر، دنیا کا طاقتور ترین ملک G20 میں شامل ہونے والا JF-17 تھنڈر جنگی طیارے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے جنگی طیارے JF-17 تھنڈر نے اچھی خاصی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک کئی ممالک JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان ممالک میں اب دنیا کی طاقتور ترین تنظیم G20 میں شامل ملک بھی شامل ہو گیا ہے۔ ارجنٹینا کی جانب سے JF-17 تھنڈر کی خریداری پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ارجنٹینا کے عسکری حکام مالی وسائل کی عدم دستیابی کے باعث برطانیہ سے مہنگے جنگی طیارے خریدنے کی بجائے پاکستان کے تیار کردہ JF-17 تھنڈر کی خریداری کے خواہاں ہیں۔ اس حوالے سے جلد اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے چین کے اشتراک سے اپنی دفاعی صنعت کو مزید فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والا JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کے 4 خریدار تلاش کر لیے ہیں۔ بھارت کا دوست اور پڑوسی ملک میانمار بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر خرید چکا ہے، جبکہ آذربائیجان اور ملائیشیا سے پاکستان JF-17 تھنڈر خریدیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ نائجیریا اور میانمار پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا معاہدہ مکمل کر چکے ہیں، جبکہ ملائیشیا، آذربائیجان اور مصر اور دیگر کچھ ممالک بھی JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے جلد معاہدہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ پاکستان بھی مزید کئی ممالک کو JF-17 تھنڈر کی خریداری کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی مانگ میں اس وقت سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جب پاکستان نے بھارت کے جنگی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی فروخت سے پاکستان کو کثیر مبادلہ ہوگا، جبکہ پاکستان کی صنعت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ ملے گا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں چین اور امریکہ کے بارے میں۔ چین کا ٹیکنالوجی کے میدان پر حملہ، امریکی وار فیئر مشین تباہی سے دوچار۔ چین نے حساس آلات کی برآمدات کو کنٹرول کرنے کا آئین بنانے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر کے جس قسم کا معاشی نقصان چین کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، اب اس کے ثمرات بذات خود امریکہ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ چین نے اپنی جدید ٹیکنالوجی اور زمینی نایاب دھاتوں کی پروڈکشن امریکہ کے لیے بند کرنے کا عندیہ دے چکا ہے، جس سے امریکی ملٹری کے ساتھ کام کرنے والی انٹرنیشنل کمپنیوں کے لیے نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ چین نے آئین میں تبدیلی لاتے ہوئے حساس آلات کی برآمدگی کے حوالے سے پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس سے براہ راست نقصان امریکہ کی ملٹری اور جاسوسی کے اداروں کو ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس آئین کے لاگو ہونے سے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان براہ راست چپکلس شروع ہو چکی ہے۔ ایسے سبھی حالات جو کہ ملکی دفاعی نظام کے لیے آلات بنانے میں کارآمد ہیں، جیسا کہ ملٹری ہتھیار، اسٹریٹجک ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگورتھم اور خاص طور پر نایاب معدنی دھاتیں جو کہ ڈیفنس سسٹم میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، اس کی ایکسپورٹ مکمل طور پر بند کی جائے گی، جس سے امریکہ کے لیے تشویش کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ چین نیا قانون لانے اور ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کی پالیسی اس وقت لے کر آیا جب ڈونلڈ
डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी माशियत को आखिरी धचका देने के लिए सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और चाइना नेशनल ऑफशोर कॉरपोरेशन को यह कहकर ब्लैक लिस्ट करने का अंदिया दिया कि उसे चीन की मिलिट्री डील करती है। लिहाजा अमेरिकी सदर की तरफ से इस किस्म के बयान के रद्द-ए-अमल के तौर पर चीन ने भी अमेरिकी मिलिट्री इदारों को दिए जाने वाले नायाब और हसास आलात की एक्सपोर्ट भी बंद करने का अंदिया दे दिया है, जिससे अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होना शुरू हो चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन पर माशी पाबंदियां आयद करने या वहां की कंपनियों को अमेरिका में काम करने से रोकने की कोशिश की है, बल्कि उससे कबल भी वो कई बार ऐसा कर चुका है, मगर इस वक्त भी ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही हुआ था। और अब अगर चीन आइन में तब्दीली कर लेता है और हसास आलात की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर देता है तो इससे अमेरिका के बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। उसके दिफा निज़ाम में सकम पैदा होने का खतरा बढ़ चुका है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि यूरोपीय यूनियन हमारी मदद करे, फ्रांस की दुहाई सामने आ गए। अमेरिका के बेजा टैक्सेस ने हमारी कमर तोड़ दी है, फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान। फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने अहद करते हुए कहा है कि वो अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी गैजेट्स पर लगाए गए बेजा टैक्सेस और दीगर पाबंदियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। उनका कहना था कि अगर इस डिजिटल टैक्स की वजह से टैरिफ पर कोई असर हुआ तो फिर यूरोपीय यूनियन को आगे आना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा है कि डिजिटल टैक्स की मद में जितनी भी बंदियां अमेरिका लगाना चाहता है लगा ले, हम फिर भी इसके दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका की पाबंदियां फ्रांस के आइन पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगी। अमेरिका के हद से ज्यादा टैक्सेस से बचाव के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन से भी इल्तजा की है वो इनकी मदद को आए। फेसबुक और अमेजोन समेत कई दीगर कंपनियां भी फ्रांस से सालाना $1 मिलियन टैक्स की मद में इकट्ठा कर रही हैं, जिस पर फ्रांसीसी फर्म्स को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाहक थे और इस सिलसिले में फ्रांस ने फिर से कानून साजी का फैसला किया है और इस हवाले से फ्रांस के वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन को आंखें दिखाने की जुर्रत की है। याद रहे कि रवां बरस अमेरिका ने फ्रांस से टेक गैजेट्स के अलावा सोप, हैंड बैग्स और मेकअप के सामान की इंपोर्ट की मद में $1.3 बिलियन वसूल किए हैं, जिस पर फ्रांस की कंपनियों ने शोर मचाया और अब फ्रांस टैक्स की मद में 2019 में लागू करने वाले कानून को अपडेट करने के लिए तैयार हो चुका है। याद रहे कि ये वही फ्रांस है जहां मुसलमानों और इस्लाम का मजाक उड़ाने और उन्हें तकलीफ देने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हुकूमत ने बजाते खुद शर्मों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर रखी है। और यहाँ के आइन के इंसाफ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कार्टून दिखाने वाले लाइन टीचर के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 ऐसे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया हुआ है जिनकी उम्रें 10 से 14 बरस के दरमियान है। यही नहीं बल्कि कई और काले कानून भी फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने मंजूर करा रखे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि फ्रांसीस पर एक बार फिर इसराइल पर ख़तरनाक तरीन साइबर हमला हुआ है, जिससे इसराइल की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। इसराइली इंश्योरेंस कंपनी साइबर अटैक की जद में आ गई, डेटा लीक कर लिया गया। इसराइली इंश्योरेंस कंपनी शरबट को बड़े पैमाने पर साइबर हमले का निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में सार्फिन की ज़ाती तफसीलात ऑनलाइन लीक हो जाती हैं। 1 दिसंबर को शरबट और इसराइल नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने साइबर वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। INTC और कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि एक इब्तदाई मुआयना ने इस बात का इशारा किया है कि डाटा की खिलाफ वर्जी से सार्फिन की इंश्योरेंस तफसीलात से मुतल्लिका मालूमात का खदशा है। पीर को हैकर्स ने वेबसाइट और सर्वर्स पर हमला करने के बाद कंपनी की वेबसाइट क्रैश हो गई। ऑनलाइन लीक होने वाली मालूमात में शनाख्ती नंबर, ड्राइवर लाइसेंस और शरबट सार्फिन के लिए पत्ते शामिल हैं, बशमूल एक सीनियर जज का। ताम क्रेडिट कार्ड की तफसीलात लीक नहीं की गई। शरबट कई सालों से रियासती मुलाजमीन के लिए कार इंश्योरेंस फराहम कर रही है। सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक मालूमात पर अब समझौता हो चुका है। अपने आप को ब्लैक शैडो कहलाने वाली एक नामालूम हैकर ग्रुप ने ट्विटर पर जिम्मेदारी कबूल की है। इसमें कुछ ऐसी दस्तावेजात की तस्वीर शामिल थीं जिनमें पत्ते कुंबा के अफराद के नाम और ऑटोमोबाइल के रिकॉर्ड शामिल थे, जिनका इल्ज़ाम कंपनी के मुवक्किलों से था। ब्लैक शैडो टीम के जरिए एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ और इसराइल इक़्तिसादी मैदान में है, जो कंपनी के नेटवर्क के बुनियादी ढांचे पर एक पैमाने पर हमला नहीं किया गया की तरफ से ट्विटर पोस्ट करने के बाद भी अकाउंट को अब मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे
اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر مزید ایران نے اس طرح کے حملے اور شمالی کوریا نے اس طرح کے حملے اگر جاری رکھے تو اسرائیل بھی ان کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اسرائیل یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو کس طرح حملوں سے نجات دلانا ہے۔